तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, जो कि आपने शायद नाम सुना होगा कई बार। वो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन बताएंगे आपको। उसका भी हम सिर्फ फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे। उसका सिर्फ हम लोग फर्स्ट लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऐसे सुन के न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बहुत टफ लग रहा होगा। ऐसा कोई टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कि कोई भी बॉडी अगर रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी जब तक तुम उस पर धक्का ना लगाओ। यानी कि अ बॉडी विल बी एट रेस्ट इफ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। यानी कि कोई बॉडी अगर रुकी है तो वो रुकी रहेगी। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर हम कोई फोर्स ना लगाएं। यानी कि अगर हम जैसे स्पेस में कोई बॉडी को फेंकते हैं ना, तो वो सीधे चलती चली जाती है, रुकती नहीं है। तो वो क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड पे हमने ये बॉल को जो है धक्का दिया तो बॉल ऐसे जाएगी, जाते जाते रुक जाएगी, है ना। जाते जाते यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रुक जाती है। तो बॉल रुकती क्यों है? न्यूटन तो फिजिक्स के बादशाह हैं, है ना, बल्कि थे, कह सकते हैं कि न्यूटन तो फिजिक्स के बादशाह थे। तो उन्होंने जो है उन्होंने कहा था कि कोई भी बॉडी रुकेगी नहीं जब तक जो है हम उस पर मतलब कोई फोर्स ना लगाएं। अगर वो चल रही है जैसे स्पेस में होता है, नहीं रुकती है। तो यहाँ क्यों रुकी जा रही है? यहाँ पे वो इसलिए रुक रही है क्योंकि यहाँ पे बॉल और ज़मीन के बीच में क्या है? बॉल और ज़मीन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि बॉल अगर इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स उल्टी तरफ लग रहा है, इधर की तरफ। ठीक है, यानी कि इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हुआ ये कि जैसे ही हमने बॉल को छोड़ा यहाँ से, तो हम तो अब उस पर कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसको इधर की तरफ फोर्स मिलना बंद हो गया। लेकिन जब वो ज़मीन से कांटेक्ट में यहाँ से यहाँ पहुँची है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कंटिन्यूसली इधर की तरफ लग रहा है। तो वो बॉल इधर जाते स्पीड उसकी कम होती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बॉल रुक जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जिम्मेदार है रुकने का। तो अब हम आपको बताएंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता कब है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में पूरी बात बताएंगे। ये तो बस एक समझाने के लिए एक ओवरव्यू था छोटा सा। ठीक है, यहाँ पे अब डिफिनेशन मैंने लिखी है। डिफिनेशन क्या होती है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव, ठीक है, on another body, a force appear between the two bodies, ठीक है, between the two surface called friction। यानी कि जब दो बॉडीज कांटेक्ट में हों, जैसे ये मेरा एक हाथ ये है और एक मेरा ये हाथ है, तो एक बॉडी ये वाला हाथ, एक बॉडी ये वाला हाथ, तो ये दोनों कांटेक्ट में जब ये कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, तो जब हम इसको ऐसे धक्का दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं, यानी कि मूव और टेंड्स टू मूव मतलब मूव करना, और टेंड्स टू मूव यानी कि हम जब धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। टेंड्स टू मूव का ये मतलब हो गया ऑन अनदर बॉडी, यानी कि दूसरी बॉडी के ऊपर जब मूव करने की कोशिश कर रही है एक बॉडी, तो एक फोर्स वहाँ पे आता है। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। यानी कि जब दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में होती हैं और एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करती हैं या मूव करती हैं, तो हम वहाँ पे एक फोर्स डेवलप हो जाता है। तो उसी हम फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जितनी रफ बॉडी होगी उतनी ज़्यादा मतलब वो फोर्स होता है। यानी कि फ्रिक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काहे की होती है? फ्रिक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रफनेस के। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा रफनेस होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा।
ठीक है। फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगी तो मतलब रफनेस अगर ज़्यादा होगी, रफनेस अगर ज़्यादा होगी यानी कि बॉडी अगर रफ ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगी। मतलब अगर ये मेरा हाथ मानिए रफ होता, ठीक है, बहुत रफ होता, तो ऐसे में मूव करने में और दिक्कत होती। ठीक है, यही बात कह रहे हैं कि रफनेस अगर ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी कि रफनेस जितनी ज़्यादा होगी फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा। फिर उसके बाद ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि जैसे अभी हमने आपको बॉल का एग्जांपल दिया था कि बॉल अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, बॉल अगर इधर जा रही तो उस पर फ्रिक्शन जो लगेगा, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका, डायरेक्शन ऑफ बता रहे हैं। तो अब तीसरा पॉइंट ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो जिधर मोशन हो रहा होता है उसके ऑपोजिट लगता है। मतलब जैसे बॉल अगर इधर मूव कर रही है, बॉल का डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर की तरफ है, बॉल यहाँ इधर जा रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन को क्या चाहेगा कि उसको रोक दे बॉल को, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, अगर आपको किसी को रोकना है, वो मानिए इधर जा रहा है, तो आप उसको क्या धक्का देंगे? नहीं, आप सामने से आके रोकेंगे ना। तो ऐसे फ्रिक्शन भी सामने से आके यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ताकि बॉल रुक जाए। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेंगे फ्रिक्शन की डिफिनेशन में। तो इस पर बात करेंगे कि पहले के लोग फ्रिक्शन के बारे में क्या सोचते थे। तो पहले के लोग फ्रिक्शन के बारे में ये सोचते थे कि मतलब फ्रिक्शन का उन्हें कुछ पता ही नहीं था। फ्रिक्शन वो जानते ही नहीं थे क्या होता है। वो मतलब जैसे अब उनसे पूछा जा रहा था कि बॉल जब हम फेंकते हैं तो वो रुक क्यों जाती है, तो उनका ये कहना था कि हर बॉडी का नेचुरल स्टेट रेस्ट है, यानी कि हर बॉडी खुद से ही रुकना चाहती है, इसलिए वो रुक जाती है, उनका ये कहना था। जबकि ये एक्सप्लेनेशन एकदम गलत था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे अगर अर्थ जो है वो सन के अराउंड जो है ऑर्बिट कर रही है, तो वो रुक जानी चाहिए, उसको भी रुक जाना चाहिए, नहीं, लेकिन वो कंटिन्यूसली लाखों सालों से कर रही है ऑर्बिट, है ना। तो सही उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिस्कवर किया कि जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो उनके बीच में एक नया फोर्स जो है पैदा होता है। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। अगला टॉपिक ये है कि कॉज क्या है, फ्रिक्शन क्यों होता है। ठीक है, यानी कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन ये है, पहली चीज़ तो ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट ये नहीं कह सकते कि वो परफेक्टली स्मूथ है। ठीक है, परफेक्टली स्मूथ जो है, नॉट एनी ऑब्जेक्ट इज परफेक्टली स्मूथ। परफेक्टली स्मूथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, यानी कि उसको जूम करके देखें, तो अगर हम उसको जूम करके देखेंगे, जो चीज़ हमें देखने में ऐसे एकदम प्लेन दिख रही होगी, जब हम उसको जूम करके देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ऐसे ऊबड़ खाबड़ होता है। जैसे रोड कुछ जगह ऊबड़ खाबड़ होती है, वैसे ही अगर हम उसको एकदम जूम करके देखें, जूम करके, तो वो ये दिखेगी ऐसे ऊबड़ खाबड़। ठीक है, तो इसी में जो हिस्सा उठा होता है, जो हिस्सा उठा होता है, ठीक है, जो हिस्सा उठा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। इसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन। और जो हिस्सा नीचे होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं। इसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। अभी देखिए, ये डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट का सरफेस है और मान लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्लाइड करने जा रहा है, तो क्या होगा कि मान लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे, उसमें भी ऐसे डिप्रेशन और प्रोजेक्शन है ना, उसमें भी ऐसे डिप्रेशन और प्रोजेक्शन है। तो क्या होता है, इन दोनों के डिप्रेशन और प्रोजेक्शन एक दूसरे पे आके बैठ जाते हैं, तो बैठने की वजह से वो इंटरलॉक हो जाते हैं। ठीक है, वो इंटरलॉक हो जाते हैं। इंटरलॉक होने की वजह से फ्रिक्शन होता है, मतलब वो आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे पूरा।
ठीक है, ठीक है। अब अगला टॉपिक यह है कि फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन के कौन से फैक्टर्स हैं। तो फ्रिक्शन के फैक्टर्स हैं, सबसे पहला है कि वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उस पर ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। मतलब जैसे अगर आपको एक बुक को जो है धक्का देना हो, ठीक है, और दूसरी जगह पे मान लीजिए एक इरेज़र को धक्का देना हो, तो इरेज़र आसानी से जो है धक्का दे पाएंगे, बुक को धक्का देने में थोड़ी मतलब ज़्यादा फोर्स लगेगी, है ना। तो अगर वेट ऑफ द बॉडी ज़्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और वेट ऑफ द बॉडी अगर कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगा। और दूसरी चीज़ जो है, खाली यही दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो वेट ऑफ द बॉडी हो गई, और दूसरी चीज़ है कि नेचर ऑफ द सरफेस, यानी कि सरफेस का नेचर। सरफेस का नेचर मतलब कि कितना सरफेस स्मूथ है या कितना रफ है, ठीक है। अगर रफनेस ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर रफनेस ज़्यादा होगी, इसका क्या मतलब है, यानी कि अभी जो मैंने बताया था डिप्रेशन और प्रोजेक्शंस, अगर डिप्रेशन और प्रोजेक्शंस बड़े बड़े होंगे तो रफनेस ज़्यादा होगी, है ना। तो जब डिप्रेशन और प्रोजेक्शंस अगर बड़े होंगे, रफनेस ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर रफनेस जो है वो ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या है मैं और एक और चीज़ आपको मैं यहाँ बता दूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम बढ़ा दें तो फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। मतलब क्या कि मतलब अगर मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, ठीक है, तो हम इसको अगर स्लाइड ऐसे करें, अगर हम इसको स्लाइड करें तो इसमें कम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और अगर हम ऐसे स्लाइड करें तो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। आप लोग को भी यही लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करती। एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना भी हो, फ्रिक्शनल फोर्स सेम लगेगा। अगर हम ऐसे स्लाइड करें तब भी फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, और अगर ऐसे स्लाइड करें तब भी फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, बस क्योंकि इसका मास सेम है। अगर बॉडी का मास सेम है तो एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे स्लाइड करें तब भी उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, और चाहे इसको ऐसे स्लाइड करें तब भी उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल ये है कि अगर हम एक किलो का कोई कोन लें और उसको स्लाइड करवाएं किसी सरफेस पे, ठीक है, तब भी उसमें उतना ही फोर्स लगेगा। जितना फोर्स एक कोन को खिसकाने में लगेगा, उतना ही फोर्स 1 kg की अगर बॉल है तो उसको खिसकाने में भी उतना ही लगेगा, और 1 kg की अगर कोई बुक है तो उसको खिसकाने में भी उतना ही फोर्स लगेगा, अगर ये सरफेस तीनों में सेम है, ठीक है। तो फोर्स तीनों में भी सेम लगेगा। जबकि यहाँ पे देखिए सरफेस एरिया सबके अलग अलग है। बुक का सरफेस एरिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम कोन का होगा, और सबसे कम इसका होगा, ये बॉल का, ठीक है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रफनेस और स्मूथनेस का एक बार फिर से थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। वो आइडिया ये है कि मतलब मैंने जैसे अभी बताया कि डिप्रेशन और प्रोजेक्शंस होते हैं, है ना। मैंने अभी बताया कि डिप्रेशन और प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये डिप्रेशन, ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है और ये डिप्रेशन है ना। तो जिस बॉडी में जितने ज़्यादा डिप्रेशन होंगे और जितने ज़्यादा प्रोजेक्शन होंगे, यानी कि ये ऊबड़ खाबड़ जितनी ज़्यादा बॉडी होगी वही उसकी रफनेस उतनी ज़्यादा होगी। और अगर किसी बॉडी में मान लीजिए प्रोजेक्शंस कम है तो वो स्मूथ कहलाएगी, है ना। लेकिन जो स्मूथ बॉडीज होती है उसमें भी प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, लेकिन कम होते हैं, इसलिए हम उसको स्मूथ बोलते हैं। जिसमें ज़्यादा होते हैं उसको हम रफ बोलते हैं, ठीक है। मतलब अब ये बॉडी जैसे रफ है, ये बॉडी स्मूथ है, लेकिन कोई भी एक ऐसी बॉडी नहीं होती है जो परफेक्टली स्मूथ हो, यानी कि उसमें ये प्रोजेक्शंस हो ही ना, मतलब एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह। ऐसी कोई बॉडी नहीं होती है, ठीक है। अभी तक नहीं है, मे बी साइंटिस्ट डेवलप कर लें,
तो अगर एक बॉडी है, मान लीजिए इस बॉडी पे मतलब एकदम प्लेन बॉडी जैसे आपको दिख रही है स्टील की, तब भी उसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें ये प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, बस क्या होता है कि स्मूथ बॉडी में कम प्रोजेक्शंस होते हैं, और जो बॉडी रफ होती है उसमें प्रोजेक्शंस ज़्यादा होते हैं। प्रोजेक्शंस और डिप्रेशन जो है उसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट था छोटा सा। अब जो हमें आगे बात करनी है वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो अभी पहले हम लोग इस स्लाइड में कह सकते हैं कि अभी हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? A type of friction that opposes to move the body when it is at rest is called static friction। यानी कि जब बॉडी रुकी हुई है, ठीक है, तो मान लिया एक फ्रिज है, फ्रिज को आप धक्का लगा रहे हैं, थोड़ा सा धक्का लगाया नहीं आगे बढ़ी, फिर और धक्का लगाया तो वो तब भी आगे नहीं बढ़ी, फिर एकदम से पॉइंट आता है जब आप और धक्का लगाते हैं तो वो फ्रिज जो है क्या होती है कि आगे बढ़ने लगती है। तो अभी इस फ्रिज को रोक कौन रहा था? इस फ्रिज को स्टैटिक फ्रिक्शन रोक रही थी। यानी कि जो फ्रिक्शन लगता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है, व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बनता कैसे, मतलब आता कैसे, इसका कॉज क्या होता है? तो उसका कॉज ये होता है कि बॉन्ड्स बन जाते हैं दो सरफेसेस के बीच में। यानी कि जैसे ये एक सरफेस है, मान लिए ये जो है ज़मीन का सरफेस है, और ये मान लिए सरफेस 2 जो है वो ज़मीन का, सरफेस 1 जो है वो फ्रिज का है। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन मतलब कह सकते हैं कि खिंचाव जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ये मूव नहीं करते हैं। ये ज़मीन के एटम्स हैं और ये कहाँ के एटम्स हैं? ये फ्रिज के एटम्स हैं। तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, कॉज बाय बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 सरफेसेस। ये क्यों होता है? क्योंकि दो सरफेसेस के बीच में बॉन्ड्स आ जाते हैं, इसलिए होता है। ठीक है, और अब इसमें भी वही चीज़ है कि अगर रफनेस ज़्यादा होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, रफनेस ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि बॉन्ड्स भी ज़्यादा बनेंगे। रफनेस ज़्यादा होगी तो यहाँ पे बॉन्ड्स भी ज़्यादा बनेंगे, रफनेस कम होगी तो बॉन्ड्स कम बनते हैं। तो रफनेस ज़्यादा होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, और वेट अगर बॉडी का ज़्यादा होगा तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। अब इट कैन एडजस्ट इटसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। यानी कि जब आपने फ्रिज पे धक्का लगाया 10 न्यूटन, फोर्स को हम लोग न्यूटन में नापते हैं। ठीक है, तो अगर हमने फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट होती है, जैसे मास की यूनिट ग्राम होती है वैसी फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो अगर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो हम मतलब फ्रिज क्यों आगे नहीं बढ़ी? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी उधर से जोर लगाया 10 न्यूटन का। ठीक है, और फिर हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। यही बोलते हैं कि ये इट कैन एडजस्ट इटसेल्फ, यानी कि ये खुद को कम ज़्यादा कर सकती है। डिपेंड ये करता है कि हम फोर्स कितना लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आता है, मान ली हमने एकदम से 50 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये बॉन्ड्स क्या होंगे? बॉन्ड्स टूट जाएंगे। जब बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी, बॉडी आगे बढ़ने लगेगी। ठीक है, अगली टाइप की जो फ्रिक्शन है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है अगली टाइप की। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है जब कोई बॉडी स्लाइड करती है, ठीक है, तो वो बॉडी कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रही होती है। देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन तो तब लगती है जब बॉडी रेस्ट पे होती है, लेकिन जब एक बार बॉडी मूव करने लगी तब उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है। जब तक रेस्ट पे है तब तक अगर आप उस पर जोर लगा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है सिर्फ, लेकिन अगर एक बार स्लाइड करने लगी तब भी वो बॉडी रुक जाती है ना थोड़ी देर बाद। क्यों रुकती है? तब वो
स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लोज डाउन अ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लिए कि आप घर में जो है दौड़ के स्लाइड करते नहीं बच्चे, जैसे जैसे आप स्लाइड कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं होता है कि आप जो है सीधे चलते चले जाएं, आप रुक जाते हैं ना थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद। वो क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन वहाँ पे काम कर रहा होता है। अगर मान ली बारिश हुई हुई है या फिर ज़मीन पे मान ली सोप पड़ा है थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है कि उससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो उसी से हम लोग और आगे तक जाते हैं, या कभी कभी जो है फिसल के गिर जाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्यों होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन? ये इसलिए होती है क्योंकि वही रफनेस की वजह से, माइक्रोस्कोपिक रफनेस। माइक्रोस्कोपिक रफनेस का क्या मतलब है? माइक्रोस्कोपिक रफनेस का मतलब है वही प्रोजेक्शन और डिप्रेशन, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या है कि भाई पहला एग्जांपल तो यही है कि स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है, पहला इसका एग्जांपल ये हो गया। और दूसरा इसका एग्जांपल क्या है? इसका दूसरा एग्जांपल है ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है, यानी कि जो ब्रेकिंग सिस्टम्स होते हैं बाइक्स में, कार्स में या फिर आपकी बाइसाइकिल में, वो भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से ही काम करते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लिए ये आपका टायर है, ठीक है, ये आपका टायर है, ये टायर ऐसे 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 घूम रहा होता है, ठीक है। तो अब हमें इसको रोकना होता है। तो आपने शायद साइकिल में देखा होगा तो कि ब्रेक्स होते हैं वो ऐसे दूर रहते हैं, जब नॉर्मल चलना होता है साइकिल को तो वो ऐसे दूर रहते हैं टायर से, लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो चिपक जाते हैं इस पे, टायर पे। तो चिपक जाते हैं तो क्या होता है कि कांटेक्ट हो जाता है दो सरफेसेस का, है ना, कांटेक्ट हो जाता है। कांटेक्ट होने से क्या होता है? कांटेक्ट होने से वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या करता है कि टायर मान ली ऐसे घूम रहा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसे लगेगा? उसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्लॉकवाइज लग रहा है, ओ मतलब अगर मान लीजिए टायर जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, आगे जा रहा है ऐसे, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ये मैंने शुरू में बताया था कि फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट लगता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग सिस्टम भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। किस प्रिंसिपल पे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन की प्रिंसिपल पे, ठीक है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब रोलिंग फ्रिक्शन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे। अब रोलिंग फ्रिक्शन शुरू करने से पहले एक सवाल है। वो सवाल ये है कि आपको पता है कि जो भी कंट्रीज हैं जहाँ पे ग्राउंड नहीं होता है, मतलब ग्राउंड नहीं होता है का मतलब है कि जहाँ पे सिर्फ आइस आइस होती है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे उसका यूज़ नहीं किया जाता है। किसका? टायर्स का यूज़ नहीं किया जाता है। मतलब वहाँ पे बाइक्स वगैरह चलाना बहुत मुश्किल होता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे टायर्स जो हैं वो जैसे घुमाएंगे तो वो वहीं पे फिसलने लगते हैं अपनी ही जगह पे, आगे बढ़ने के बजाय वो वहीं पे फिसलने लगते हैं। तो जब फिसलने लगते, क्यों फिसलने लगते हैं? क्योंकि वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। आइस पे वो फिसलने, इसलिए वहाँ पे ये क्या बोलते हैं, टायर्स यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पे वो कार्ड्स टाइप के यूज़ किए जाते हैं जिसमें ऐसे नीचे होता है, फिर वो खींचे जाते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा आई थिंक, ठीक है। तो अब ग्राउंड पे क्या होता है? ग्राउंड पे लेकिन फ्रिक्शन लग रहा होता है ना। यानी कि अभी ये मानिए टायर है, ये ऐसे घूमना चाह रहा है, ठीक है, यानी कि इधर की तरफ घूमना चाह रहा है, यहाँ पे ये इधर की तरफ जाना चाह रहा है ना। अच्छा, एक गौर करने वाली बात ये है कि टायर तो इधर जाना चाह रहा होता है, तो हम आगे कैसे चले जाते हैं? टायर इधर जाना चाह रहा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो इधर की तरफ लग रहा होता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन वो इधर की तरफ लग रहा होता है, इसीलिए हम लोग की गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो अगर रोलिंग फ्रिक्शन ना हो तो जो है ये जितनी भी चीज़ें घूम रही हैं वो घूमना उनका बड़ा मुश्किल हो जाए। मतलब जितनी भी चीज़ें ज़मीन पे घूम रही हैं, मतलब बेसिकली टायर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो टायर्स जितने भी हैं वो ख़त्म ही हो जाए, मतलब वो चल ही ना पाए अगर रोलिंग फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। तो ये क्या है इसकी डिफिनेशन? इट इज़ द फ्रिक्शन नीडेड टू टर्न एनीथिंग, यानी कि ये वो फ्रिक्शन है जो किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। हाँ, इट स्टॉप्स द स्लिपिंग ऑफ द टायर, यानी कि इससे जो है टायर, इसकी वजह से टायर स्लिप नहीं करते हैं।
इसीलिए जो है जो टायर्स होते हैं उसमें ग्रूव्स बनाए जाते हैं। क्यों ग्रूव्स बनाए जाते हैं? ताकि उसका फ्रिक्शन बढ़े, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो वो स्लिप नहीं करेगा और गिरेंगे भी नहीं हम लोग, ठीक है। अच्छा, जब गिरते हैं हम लोग तब टायर स्लाइड करता है, तब वहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है। लेकिन जब नॉर्मल गाड़ी चल रही होती है, ऐसे घूम रहा होता है, तब जो है रोलिंग फ्रिक्शन होता है वहाँ पे। अब रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लिए एक टायर था, ठीक है, एक टायर कोई ऐसे मतलब धक्का दे के ले जा रहा है, ठीक है, धक्का लेके मतलब खींच के अगर कोई ले जा रहा है तो, और दूसरा बंदा है वो क्या कर रहा है, कोई टायर को ऐसे धक्का दे के घुमा घुमा के ले जा रहा है, तो किसको ज़्यादा मेहनत लगेगी? जाहिर सी बात है जो है खींच के ले जा रहा है उसको ज़्यादा मेहनत लगेगी। क्यों ज़्यादा मेहनत लगेगी? क्योंकि उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रही है, वो टायर अगर स्लाइड हो रहा है, ठीक है, तो उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रही है, इसलिए उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। उसको हम लोग अगर रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर दें, यानी कि उसको रोल करके ले जाएं, तो कम उसमें फ्रिक्शन लगती है, वो आसान होता है। यही पॉइंट ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इसी वजह से जब एक व्हील कन्वेंशन हुआ था, तो उससे पहले तो व्हील जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो व्हील कन्वेंशन की वजह से बहुत सारी एनर्जी हम लोग की कह सकते हैं बच गई, ठीक है, व्हील के इन्वेंशन की वजह से। क्यों? क्योंकि व्हील में रोलिंग फ्रिक्शन लगता है और रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है।